हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और अभी तक आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म ही अवेलेबल हुए हैं। तो अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर का ये डाउट है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आईटीआर किन पर्सन को फाइल करनी है और किन पर्सन को फाइल नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से पर्सन है जिनको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, किस कंडीशन में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है और कितनी इनकम के बाद में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। साथ ही यदि आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी रूल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। तो अब आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसमें किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी इनकम है जो कि अर्न की जाती है और उस केस में यदि उसके द्वारा उस इनकम पे कोई टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो ये सारी डिटेल उसे इस पर्टिकुलर फॉर्म में सबमिट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसकी एज 60 साल से कम है और यदि उसके द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो उस केस में उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बिना किसी एग्जेम्पशन और डिडक्शन को कंसिडर करने से पहले यदि 2.5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उस केस में यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट यदि कोई सुपर सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है और उस केस में यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टोटल इनकम जो है वो बिना किसी एग्जेम्पशन और डिडक्शन को कंसिडर करने से पहले यदि 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि मान लो टैक्स पेयर के द्वारा अपनी आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो सेम है। यानी कि यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है और उनकी इनकम यदि 3 लाख रुपए से कम है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनकम। तो जनरली एक टैक्स पेयर को जो इनकम रिसीव होती है वो 5 तरीके से रिसीव होती है। यदि वो कोई जॉब करता है तो वहाँ से सैलरी की इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो वो रिटायरमेंट ले लेता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन की इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यदि मान लो उसके द्वारा अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है तो वहाँ से रेंटल इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जो कि बिजनेस करता है तो वहाँ से बिजनेस इनकम रिसीव होती है, या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है जैसे कि डॉक्टर की, लॉयर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो उस केस में उसे प्रोफेशनल रिसिप्ट रिसीव होती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अब यदि मान लो किसी टैक्स पेयर के द्वारा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है या म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर कोई भी कैपिटल असेट्स है जो कि सेल की जाती है तो उस केस में सेल करने से जो प्रॉफिट होता है वो उसका कैपिटल गेन होता है। एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में आपकी कई तरह की इनकम होती है, जैसे कि अगर आपको कमीशन की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, सेविंग बैंक या एफडी या आरडी से अगर कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, या फिर आपको स्पेशल कैटेगरी की कोई इनकम रिसीव होती है जैसे कि क्रिप्टो से, वर्चुअल डिजिटल असेट से, ऑनलाइन गेम से या हॉर्स रेस से। तो इस तरीके से ये सारी इनकम होती है जो कि आपको आईटीआर फाइल करते समय अपने इनकम टैक्स फॉर्म में रिपोर्ट करनी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म। तो जब भी आपके द्वारा कोई इनकम अर्न की जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है, क्योंकि यदि आप रॉन्ग आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं तो उस केस में आपकी आईटीआर डिफेक्टिव भी हो सकती है और फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में आपके पास आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म अवेलेबल है। तो आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करें। तो आईटीआर 1 फॉर्म जो होता है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है जिनको सैलरी, पेंशन से या एक हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक।
या फिर किसी लिस्टेड इक्विटी शेयर या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेक्शन 112A में, और वो कैपिटल गेन यदि 1,25,000 रुपये तक है, तो उस केस में वो ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। ITR 2 फॉर्म उन पर्सन के लिए होता है जो कि इंडिविजुअल या HUF है और जिनकी ITR 1 फॉर्म के अलावा यदि कैपिटल गेन से इनकम है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। साथ ही यदि वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और वहाँ से अगर कोई इनकम रिसीव होती है, या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर कोई फॉरेन इनकम रिसीव होती है, या फिर किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इस तरीके से टोटल इनकम यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ITR 3 फॉर्म। तो ITR 3 फॉर्म जो होता है वो जनरली उन इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है जिनको बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट है ITR 4। तो ITR 4 फॉर्म जो है वो कोई भी इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP जिनके द्वारा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की जाती है, वो ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ITR 5। तो ITR 5 जो होता है वो आपका फर्म के लिए, LLP के लिए, AOP या BOI जो है उनके लिए होता है। नेक्स्ट है ITR 6। तो ITR 6 फॉर्म जो होता है वो कंपनी के लिए होता है जिनके द्वारा सेक्शन 11 में कोई भी एग्जम्पशन क्लेम नहीं की जाती है। लास्ट है ITR 7। तो ITR 7 फॉर्म जो होता है वो उन कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता है जिनके द्वारा एग्जम्पशन क्लेम की जाती है और जो सेक्शन 139 4A, 4B, 4C और 4D में अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ITR 1 से लेके ITR 7 फॉर्म अवेलेबल है, इसलिए आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप ITR फॉर्म का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट है ITR फाइलिंग ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आपके लिए ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर 2025 है। यानी कि आप अपनी 15 सितंबर 2025 से पहले ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है उस टैक्स रिजीम में आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि मान लो आप एक बिजनेसमैन हैं और यदि आपको बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है, लेकिन यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में भी आपके लिए ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर 2025 ही रहेगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हैं और उस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म होता है, फॉर्म 10IEA। ये फॉर्म आपको फाइल करना है, उसके बाद ही आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो टैक्स ऑडिट कराने की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2025 है और टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो ITR रिटर्न फाइल किए जाते हैं उसकी डेट 31 अक्टूबर 2025 है। अब यदि मान लो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं और आप यदि 15 सितंबर 2025 की जो ये ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वो डेट मिस कर देते हैं, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप 31 दिसंबर 2025 तक अपनी बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। साथ ही यदि मान लो आपके द्वारा 15 सितंबर 2025 से पहले अपनी ओरिजिनल ITR फाइल कर दी जाती है, लेकिन यदि उसमें कोई मिस्टेक रह जाती है, जैसे कि यदि मान लो आपने रॉन्ग ITR फॉर्म का सिलेक्शन कर लिया है, या फिर आपने अपने रिटर्न में इनकम कम डिक्लेयर की है, या फिर आपने टैक्स का कम पेमेंट किया है, तो उस केस में आप अपनी रिवाइज ITR भी 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा जो 15 सितंबर 2025 की ओरिजिनल ड्यू डेट है वो भी मिस हो जाती है और 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज ITR और बिलेटेड ITR फाइल करने की भी डेट मिस हो जाती है, तो उस केस में आपके पास लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अपडेटेड ITR 31 मार्च 2030 तक एडिशनल टैक्स के साथ में फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो कोई कंपनी है, LLP है या पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में यदि उनकी कोई भी इनकम नहीं है या फिर उनको कोई लॉस हो रहा है तो उस केस में भी उन्हें ITR फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है स्कीम फॉर ITR फाइलिंग। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपके पास ITR फाइल करने के लिए दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR ड्यू डेट यानी कि 15 सितंबर 2025 से पहले फाइल कर देते हैं, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में से जो भी टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है उस रिजीम में आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि
मान लो आप इस ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो उस केस में यदि आपके द्वारा 15 सितंबर 2025 के बाद में आईटीआर फाइल की जाती है तो वो आईटीआर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल की जाएगी। यानी कि यदि आप ड्यू डेट के बाद में आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में ना तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर पाएंगे और ना ही कोई भी आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसकी एग्जम्पशन और डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो उस केस में आप हर साल टैक्स रेजिम को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अदर देन बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि रिटर्न फाइल करते समय आप हर साल टैक्स रेजिम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल रिलीफ। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो उसमें आपको मार्जिनल रिलीफ का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तो उस केस में आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा है उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यदि मान लो आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में जितनी इनकम आपकी ज़्यादा है उतना ही टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ना कि 3 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ का जो बेनिफिट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो वो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है रिबेट 87A। तो सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट कौन पर्सन ले सकते हैं? तो ये बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल ही ले सकता है। यानी कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसे सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। साथ ही यदि मान लो कोई HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP है, BOI है या LLP है तो उस केस में भी वो सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते। और यदि मान लो कोई सुपर सीनियर सिटीजन है और यदि उनके द्वारा अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में उनकी ऑलरेडी 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो वो भी सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सेक्शन 87A की रिबेट का जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम की केस में ही प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो उस केस में यदि आप अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है और उसमें यदि स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो आप 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। और यदि आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो उस केस में आपकी इनकम 7 लाख रुपये से कम है तो उस केस में आप 20,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। नेक्स्ट है नॉर्मल इनकम वर्सेस स्पेशल इनकम। तो अब आपकी नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? तो नॉर्मल इनकम वो होती है जो आपको सैलरी या पेंशन से या फैमिली पेंशन से या बिजनेस या प्रोफेशन से या फिर आपको कोई भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है या कमीशन की इनकम है या ब्रोकरेज की इनकम है या आपकी डिविडेंड इनकम है तो ये आपकी नॉर्मल इनकम होती है। और स्पेशल इनकम वो होती है जिस पे आपका स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और वहाँ से अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स करते हैं या ऑनलाइन गेम से अगर आपको कोई इनकम होती है या हॉर्स रेस से कोई इनकम आपको रिसीव होती है या वर्चुअल डिजिटल असेट से आपको कोई इनकम होती है तो ये सारी इनकम आपकी स्पेशल इनकम कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स रेट ऑन इनकम। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाती है तो उस केस में आपको पता होगा कि बजट 2024 में आपकी टैक्स रेट में काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं। तो आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको इन नई टैक्स रेट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई नॉर्मल इनकम होती है तो उस केस में उस इनकम पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो आपके नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई स्पेशल इनकम रिसीव होती है तो उस केस में स्पेशल इनकम पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो स्पेशल रेट से की जाएगी।
तो अब यदि मान लो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 111A में, तो उस केस में ये प्रॉफिट यदि आपका 23 जुलाई 2024 से पहले है तो उस प्रॉफिट पे आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि ये प्रॉफिट आपका 23 जुलाई 2024 के बाद में हो रहा है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 112A में और ये प्रॉफिट यदि आपका 23 जुलाई 2024 से पहले है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि ये प्रॉफिट आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में होता है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन के संबंध में आप 1,25,000 रुपये की एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपको लॉटरी, क्रिप्टो, ऑनलाइन गेम से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस इनकम पर आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही इस इनकम के संबंध में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ITR फाइलिंग मैंडेटरी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई भी इनकम नहीं होती है या फिर मान लो हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन यदि हमारे द्वारा कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर लिए जाते हैं तो उस केस में हमें ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। फर्स्ट है, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि 60 लाख रुपये से ज़्यादा है, या फिर आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, या फिर मान लो आपका कोई भी TDS या TCS है जो कि डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में यदि आप सीनियर सिटीज़न है और उसकी अमाउंट यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर आप अदर देन सीनियर सिटीज़न है और उस केस में आपकी TDS या TCS की अमाउंट 25,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर आपके द्वारा सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट की जाती है, या फिर आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट की जाती है, या फिर मान लो आपके द्वारा फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर कोई एक्सपेंसेस है जो कि किया जाता है, या फिर आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिसिटी के बिल का 1 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर पेमेंट किया जाता है, या फिर मान लो आपको कोई भी फॉरेन इनकम रिसीव होती है, या इंडिया के बाहर आपने कोई भी असेट्स है जो कि एक्वायर कर रखी है, या आपकी इंडिया के बाहर कोई भी साइनिंग अथॉरिटी है जहां से अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है, तो इन सभी केसेस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। तो अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी इनकम नहीं है, लेकिन यदि आप अपने पैन कार्ड से ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं जो कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि यदि मान लो आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज़्यादा की कैश डिपॉजिट की जाती है, या करंट अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया जाता है, या 30 लाख रुपये से ज़्यादा की अगर आपके द्वारा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि परचेज की जाती है या सेल की जाती है, या फिर आपके द्वारा किसी भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या फिर कोई भी डिवेंचर या बॉन्ड है जो कि 10 लाख रुपये से ज़्यादा कैश में परचेज किए जाते हैं, या फिर आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश में किया जाता है, या फिर आपके द्वारा 10 लाख रुपये से ज़्यादा के क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, या फिर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की बैंक में कोई FD कराते हैं, या फिर आपके द्वारा कोई भी बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर्स है, बैंकर्स चेक है, या RBI की कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में परचेज़ किए जाते हैं, या फिर आपके द्वारा कोई भी फॉरेन करेंसी सेल की जाती है और उसकी वैल्यू यदि 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो इन सभी केसेस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांजेक्शन है जहां आपकी इनकम नहीं है तो भी आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। और यदि मान लो आपके द्वारा ITR फाइल नहीं की जाती है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आ जाते हैं, तो उस केस में आपको टैक्स के साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। साथ ही यदि आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू 50 लाख रुपये से कम है तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के अगले 3 साल तक डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। और यदि आपके ट्रांजेक्शन की अमाउंट 50 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के अगले 6 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपके द्वारा भी कोई हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो आप अपनी ITR जरूर फाइल करें। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले एक बार आप अपना फॉर्म 26 AS और AIS जरूर चेक करें, क्योंकि आपके द्वारा जो इनकम डिक्लेयर की जाती है रिटर्न में और जो इनकम आपके फॉर्म 26 और AIS में आती है, अगर उसमें कोई मिसमैच होता है तो उस केस में आपको नोटिस आने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए ITR फाइल करने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट को जरूर चेक करें और उसके बाद ही आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।